नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पे। हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे। हमने हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ा और कहानी हमारी पहुंची थी मोहम्मद गोरी की डेथ तक। मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। आज हम शुरू करेंगे वहीं से अपनी कहानी को। अगर आपने अब तक आई हुई वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ये प्लेलिस्ट हमने बना रखी है हिस्ट्री की, जिसमें हम हर बार वीडियो अपलोड कर देते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का, उसे ज़रूर देख लेना, तभी आप स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा आपको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के नोट्स जो भी होंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और वो नोट्स हैंड रिटन होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, जिसका टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, लेक्चर 3। ठीक है दोस्तों, और हमारी कहानी शुरू होती है कहाँ से? मोहम्मद गोरी की डेथ से कहानी की शुरुआत होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि मोहम्मद गोरी का एक सबसे अपना खास गुलाम था, और उस गुलाम का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक खास गुलाम था। वैसे तो उसके 4 मुख्य गुलाम थे। कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो ही गया, एक उसका नाम था जल्दोज, एक था बख्तियार खिलजी, एक था कुबाचा। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी को दिया गया बंगाल का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यल्दोज को मिला गजनी। ये क्यों मिल रहे हैं इनको? क्योंकि जो इस पूरी सल्तनत का सुल्तान था, कौन? मोहम्मद गोरी, उसकी डेथ हो गई है। और कुबाचा को मिला मुल्तान, कहीं इसको कंधार भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मुल्तान का राज्य किसको मिला? कुबाचा को, ये था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको क्या मिला? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान का शासन किसको मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह सुल्तान नहीं बनना चाहता था, उसकी ख्वाहिश नहीं थी। उसका कहना था कि मैं सुल्तान का सिपह सालार हूँ, यानी कि सेनापति हूँ, और मेरे को वही पोस्ट मेरे को डिजायरेबल है, मेरे को वही चाहिए और उसी पे मैं रहना पसंद करता हूँ। लेकिन लाहौर के लोगों के कहने से, लाहौर के लोगों ने इसको कहा कि सर आप ही आइए, आप ही हमारे राजा हो। तो लाहौर के लोगों के कहने से ये बना दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान क्यों बनता है? ये लाहौर के लोगों के कहने से। किसने बनाया? लाहौर के लोगों ने। लाहौर के लोगों ने या जनता ने। ठीक है, तो इसने राजा बनने के बाद लोगों के बीच में, यानी लोगों को लाखों रुपए बांटे, तो इसे कहने लगे लाख बख्श। लाख बख्श आपसे पूछ लिया जाए, अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि लाख बख्श किसे कहते हैं, तो हम लाख बख्श किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है इतिहास में लाख बख्श। लेकिन जो हमारा लाख बख्श था उसने इस पोस्ट पर, यानी कि सुल्तान बनने से पहले भी काफी काम किए। मैं उन कामों को बता देता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके सुल्तान मोहम्मद गोरी ने यह कहा था कि हमने भारत में शासन तो स्थापित कर लिया है, लेकिन अभी भी हम क्या नहीं कर पाए हैं? इस्लाम का विस्तार। इस्लाम का विस्तार अब तक हमने नहीं किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये कहा, लाख बख्श को ये कहा कि तुमको ये काम करना है कि
इस्लाम का विस्तार करना है। तो इस्लाम का विस्तार करने के लिए इसने क्या करा, इसने 2 मस्जिदें बनवाई। 2 मस्जिदें इसने कौन कौन सी बनवाई? सबसे पहली मस्जिद जो इसने बनवाई उसको जानते हैं किसके नाम से? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। यह मस्जिद कहाँ बनवाई? यह मस्जिद बनवाई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि इतिहास में भारत में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी, तो कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी जो दिल्ली में बनाई गई थी। और जो दूसरी मस्जिद इसने बनाई उसका नाम बड़ा आपको याद रहेगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये इसने बनवाया अजमेर में। ये दोनों ही नाम मस्जिदों के दोस्तों, ठीक है, ये दोनों ही नाम मस्जिदों के हैं। और ये मस्जिद उसने कब बनवाई? जब किंग बनने से पहले, कि रूलर बनने से पहले ही, जब वो मोहम्मद गोरी का एक स्लेव हुआ करता था, उस समय उसने ये मस्जिदें बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, अभी और उसने क्या काम किया? 1199 AD में उसने जो हमारी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव 1199 AD में किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन इस समय शासन कौन कर रहा था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 AD में। 1206 AD में मोहम्मद गोरी की डेथ होने के बाद लाहौर के लोगों के कहने से सुल्तान कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि लाख बख्श बन गया सुल्तान। ठीक है, सुल्तान नहीं कहेंगे हम इसको, सुल्तान वर्ड इसके ऊपर शूट नहीं करता, क्योंकि इसने खुद को सुल्तान नहीं कहा दोस्तों। यह एक पहला ऐसा शासक था दिल्ली का, एकमात्र ऐसा शासक था दोस्तों दिल्ली का, जिसने अपना राज सुल्तान की गद्दी पर बैठकर नहीं किया। इसने कौन सी गद्दी पर बैठकर अपना शासन किया? सिपहा सालार। सिपहा सालार यानी कि सेनापति। इसने सेनापति की गद्दी पर बैठकर अपना शासन किया दोस्तों। ठीक है, ये खुद को एक सुल्तान नहीं कहता था, ये कहता कि मैं सिपा सालार हूं, और सुल्तानी गद्दी खाली रहती थी और ये सिपा सालार यानी कि सेनापति की गद्दी पर बैठकर अपना शासन किया करता था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि ऐसा राजा कौन था, ऐसा शासक कौन था जिसने सेनापति की गद्दी पर बैठकर अपना शासन किया? वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने शुरुआत की थी किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। ठीक है, अच्छा मैं और किसके बारे में बता दूं? बख्तियार खिलजी जो था, यह कमांडर इन चीफ था किसका? मोहम्मद गजनी का। और इसी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है, आपको अभी तो उसके सिर्फ अवशेष ही मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के फिलहाल तो अवशेष ही देखने को मिलते हैं। इसने बख्तियार खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया था, उसको आग लगा दी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये काम किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो हमने इन लोगों के बारे में पढ़ा और उसने सिपह सालार की गद्दी पर बैठकर अपना शासन किया। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। क्या इसका एक गुलाम होता था, इसका भी एक गुलाम था, और बाद में इसने अपनी पुत्री की शादी उस गुलाम के साथ कर दी थी। उस गुलाम का नाम क्या था? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में लिख देना, मैं बता देता हूं। वो गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नाम का इसका एक गुलाम था। इसने इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब वो उसका गुलाम भी हो गया और उसका दामाद भी हो गया है। ठीक है,
और इसने इल्तुतमिश को बंदायूं, जो फिलहाल यूपी में है, उसका गवर्नर बना दिया। ठीक है, गवर्नर बना दिया किसका? बंदायूं का। इल्तुतमिश को बंदायूं का गवर्नर बना दिया। ठीक है, ये कार्य उसने अपने जीवन काल में किए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद ये होता है कि 1206 एडी से लेकर इसका राज्य चलता है 1210 एडी तक। सिर्फ इसने 4 साल राज किया। ठीक है दोस्तों, 4 या 5 साल इसने राज किया। और इसके बाद क्या हुआ कि लाहौर में ही ये क्या कर रहा था? चौगान खेल रहा था। चौगान नामक खेल खेल रहा था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलो। चौगान नामक खेल खेल रहा था। उसमें क्या करना होता है? घोड़े पर बैठकर, यानी घोड़े की सवारी करते हुए एक हॉकी नुमा स्टिक लेते हैं और स्टिक से बॉल को मारते हुए टारगेट तक लेके जाना होता है। यह वो गेम खेल रहा था और उस गेम को खेलते दौरान वो घोड़े से गिर जाता है और घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। कब की बात है दोस्तों? 1210 एडी की। 1210 एडी में लाहौर की ये घटना है। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। इसीलिए कुतुबुद्दीन की जो कब्र है, जो उसका मकबरा है, वो कहाँ है? लाहौर में स्थित है। 1210 एडी में किसकी डेथ होगी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होने के बाद इसका पुत्र था, उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह उसका नाम था, आराम था उसमें पूरा। ठीक है, इसके सिंहासन पर कौन बैठा? आराम शाह। आराम शाह आकर खुद को उसका हकदार बताते हुए उसके सारे राजकाज पर खुद बैठ जाता है। और यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो अब तक एज ए गवर्नर काम कर रहा था, उसको ये मानता है, ये कहता है कि आराम शाह भाई यह गुलाम वंश है। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं गुलाम वंश को। इसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? मामलूक वंश। गुलाम वंश और मामलूक वंश को हम आज पढ़ रहे हैं। तो यही बात कौन कहता है? इल्तुतमिश, कि भाई ये गुलाम वंश है, ये मामलूक वंश है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने फादर की गद्दी पे बैठ जाओगे। इसमें तो गुलामों का राज होगा। क्योंकि इल्तुतमिश यानी कि मैं ही कुतुबुद्दीन का गुलाम हूं और सबसे सीनियर गुलाम हूं, क्योंकि उसका गवर्नर भी हूं और उसका दामाद भी हूं। तो सबसे पहला हक मेरा है। इससे उसकी डिबेट हो जाती है और डिबेट होने के कारण वो क्या करता है? इल्तुतमिश बंदायूं से ही अपनी सेना लेके जाता है और आराम शाह के ऊपर आक्रमण कर देता है। दोस्तों, आक्रमण कर देता है आराम शाह के ऊपर। और इसी साल नहीं, अगले साल यानी कि 1211 एडी में एक युद्ध लड़ा जाता है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। कहां लड़ा जाता है? जूड, एक जगह है जूड। जूड का युद्ध लड़ा गया। किन के बीच? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। और जूड के युद्ध में कौन जीता? इल्तुतमिश जीत गया और उसने आराम शाह को मार दिया, उसकी डेथ कर दी। अब 1211 एडी में तख्त पर कौन बैठ गया है? हमारा इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, बोर्ड भर गया है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी इल्तुतमिश बैठ गया गद्दी पर, लेकिन जो और लोग थे, जैसे कुबाचा था, यल्दौज था, बख्तियार खिलजी था, अब ये लोग भी सोच रहे हैं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तो गया, अब नंबर अपना ही पड़ जाए। अब वो खुद के नंबर को ट्राई करते हैं और क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अब गद्दी पर कौन बैठ गया है। ये गद्दी पर बैठ गया है इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? 1211 एडी से लेकर 1236 एडी तक यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा। ठीक है दोस्तों, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तब उसकी राजधानी क्या है? लाहौर। लाहौर उसकी राजधानी है, क्योंकि जो इसके सीनियर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी राजधानी भी क्या होती थी? लाहौर होती थी। लाहौर ही उसकी राजधानी है। और उनका जो बेटा था आराम शाह, वो भी अपनी राजधानी लाहौर ही रखता है। और क्या होता है, इल्तुतमिश ने भी अपनी राजधानी लाहौर रखी। इल्तुतमिश ही वो पहले सुल्तान थे जिनको संवैधानिक रूप से सुल्तान की पदवी मिली थी। सुल्तान की पदवी आपको पता है खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी। अब खलीफाओं का पद चला गया था बगदाद में। बगदाद के खलीफाओं द्वारा इल्तुतमिश को लीगली संवैधानिक रूप से सुल्तान घोषित किया गया था। सुल्तान तो हमने पढ़ा कि जो हमारे महमूद ऑफ गौरी थे और महमूद ऑफ गजनी थे, उनको भी सुल्तान कहा जाता है, लेकिन उन दोनों ही लोगों ने खुद को सुल्तान घोषित किया था। बगदाद के खलीफाओं ने उनको सुल्तान घोषित नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, यह एक फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इल्तुतमिश को संवैधानिक रूप से संवैधानिक सुल्तान आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, संवैधानिक सुल्तान था। और क्या था कि इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, हम सारे पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो जब 1211 में इसका राज चल रहा था तो क्या हुआ, अपने को पता है कि इसके जो सीनियर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके भी कोई लोग थे जो उनके साथ कंपटीशन में खड़े थे, लाइक कुबाचा, ठीक है, और बख्तियार खिलजी, लाइक यलदौज। वो लोग भी चाहते थे कि हमारा भी दिल्ली पर शासन हो। तो इसीलिए जो यलदौज था, जिसको क्या मिला था? गजनी मिला था। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद यलदौज ने आक्रमण कर दिया किस पर? इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश और किसका युद्ध हुआ? यलदौज का युद्ध हुआ। ये युद्ध कहाँ हुआ? तराइन में। तराइन का कौन सा युद्ध है ये? तीसरा। पहला और दूसरा किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। यलदौज और इल्तुतमिश का तराइन में तीसरा युद्ध होता है दोस्तों। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया और उसको मार दिया, उसकी डेथ कर दी। इल्तुतमिश जीत गया और इल्तुतमिश फिर आगे आते आते क्या काम करता है? ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, इल्तुतमिश के राज में ही भारत में इतिहास का सबसे क्रूर राजा, सबसे क्रूवल जो किंग था, एक सुल्तान था, वो भारत आया। कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां उसको अंग्रेजी में लिखते हैं, भारत के इतिहासकारों ने उसको चंगेज खां कहा। चंगेज खां जहां भी जाता था लाशें बिछाता चलता था। इवन उसको ये पता था कि जब मैं मरूंगा ना तो लोग मेरी लाश को भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि लोग उससे इतना नफरत करते थे, लाश से भी बदले लिए जाएंगे। उसकी भी एक कहानी है। क्या हुआ, उसका अपने देश में युद्ध चल रहे थे तो उसने अपने ब्रदर को, अपने स्टेप ब्रदर को एक युद्ध लड़ने भेजा। ठीक है दोस्तों, अपने किसको भेजा? स्टेप ब्रदर को। कौन भेजता स्टेप ब्रदर को? चंगेज खां। चंगेज खां भेजता है किसको? अपने स्टेप ब्रदर को, उसका सौतेला भाई था। किसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजता है? उसका युद्ध था जलालुद्दीन मंगबरनी के खिलाफ। अब युद्ध में एक बंदा तो मरेगा, एक जीतेगा। जलालुद्दीन मंगबरनी उस युद्ध को जीत जाता है और चंगेज खां के छोटे
स्टेप ब्रदर को, उसके छोटे भाई को मार देता है। अब चंगेज खां जो एक क्रूअल शासक था, उसको वो जो मंगबरनी था वो बिल्कुल ऐसे कांटे की तरह चुभ रहा था। तो वो अपनी सेना लेकर जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे आता है और जलालुद्दीन मंगबरनी उससे भागता हुआ सिंध प्रांत की तरफ आ जाता है, भारत में प्रवेश कर देता है। वो भारत में प्रवेश करने के बाद दिल्ली सल्तनत से बातचीत करता है जलालुद्दीन मंगबरनी, और दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से कहता है कि सुल्तान हिंद, उस समय जो दिल्ली सल्तनत पर राज करता था उसे कहा जाता था सुल्तान हिंद। कहता है सुल्तान हिंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे चंगेज खां से बचा लीजिए, शरण दीजिए और चंगेज खां से युद्ध लड़ने में मेरी मदद कीजिए। अब ये बात जब चंगेज खां को पता चली कि ऐसे ऐसे मंगबरनी चला गया है सुल्तान हिंद के पास, तो वो वहाँ से अपना एक संदेश भेजता है इल्तुतमिश के पास। वो कहता है कि अगर आपने मंगबरनी को पनाह दी, उसकी मदद करने की कोशिश भी की, तो अभी तो मेरा प्राइमरी टारगेट जो है, जो मेरा मुख्य टारगेट है वो है मंगबरनी, लेकिन अगर आप दे देते उसको शरण तो मेन टारगेट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। मैं पहले तो दिल्ली सल्तनत को कुचल दूंगा, उसको तो मरना ही है, मंगबरनी को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, साथ में मैं आपको यानी कि इल्तुतमिश यानी कि आपकी दिल्ली सल्तनत को भी नेस्ता नाबूद कर दूंगा, मार दूंगा। ऐसा कौन कहता है? इल्तुतमिश ये बात कहता है। इल्तुतमिश के लिए ये बात कहता है, कौन कहता है? चंगेज खां। और इस बात से वो क्या करता है, इल्तुतमिश, पॉलिटिक्स आ जाती है वहां पे। वो क्या करता है, भाई यार चंगेज खान एक क्रूअल रूलर है, उससे पंगा लेने का फायदा नहीं है, तो वो मंगबरनी की मदद नहीं करता। कहता है भाई तू तेरा खुद देख ले और मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। तो चंगेज खां भारत आता है, भारत पर उसका इन्वेजन भी होता है, आक्रमण भी होता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर नहीं होता। वो सिंध प्रांत पर ही आक्रमण करता है और वहीं से वापस लौट जाता है। कुछ समय लगा उसको वहाँ से लौटने में, 3-4 साल, ठीक है। तो इतना डीप नहीं जाते आप। अब बात अपना मेन फोकस कहाँ रखते हैं? दिल्ली सल्तनत पर। चंगेज खान आ चुका है, ठीक है दोस्तों। चंगेज खान भारत कब आया था? 1221 में। ये 1221 की बात है दोस्तों, ठीक है, 1221 AD की। कुछ और चीज़ तो मिस नहीं हो रही है ना, ठीक है। जलालुद्दीन मंगबरनी आ गया है, उसको वहाँ से भगा दिया गया है, ठीक है। और क्या होता है, यह कॉइन चलवाता है, सिक्के चलवाता है। सिक्के चलवाए इसने, किसने? इल्तुतमिश ने सिक्के चलवाई। कैसे सिक्के चलवाई? चांदी के सिक्के चलवाई, ठीक है, और तांबे के सिक्के चलवाई। जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा गया? टंका कहा गया। और जो चांदी के थे उनको कहा गया जेतल, ठीक है। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चांदी, टंका और तांबा क्या हुआ? जीतल हुआ। उसने सिक्के चलवाए। उसने एक और काम किया, एक बड़ा टेक्निकल सा काम उसने किया। उसने यह देखा कि अगर कोई युद्ध हो जाए, इंटरनल कोई फाइट हो जाए या कोई छोटा मोटा युद्ध हो जाए, तो उसने क्या किया, उससे उस चीज़ का सलूशन करने के लिए वो क्या करता है, एक टीम बनाता है। क्या बनाता है? टीम बनाता है, छोटी टीम। क्या उसका नाम देता है वो? तुर्कान ए चहलगानी। क्या हो गया ये? चहलगानी। उसको क्या बनाता है? तुर्कान ए चहलगानी। ये क्या था? 40 लोगों का समूह। इसे क्या भी कहा जाता है, क्योंकि 40 लोगों का समूह है इसीलिए इसको दल चालीसा भी कहा जाता है, ठीक है। दल चालीसा की स्थापना की किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करता है, यानी कि दल चालीसा की स्थापना करता है। और दल चालीसा में कौन लोग होते हैं? जो उसके टॉप फाइटर्स थे, टॉप
फाइटर्स थे और जो उसके सबसे विश्वसनीय लोग थे जिन पे वो आंख मीच के भरोसा कर सकता था। ऐसे लोगों को रखा उसने तुर्कानी चहलगानी में, और 40 ऐसे लोगों की टीम बनाई कि जो कुछ भी हो उसके लिए काम करेंगे और मर मिट जाएंगे, और बहुत ही बेस्ट फाइटर थे, उनको अच्छी ट्रेनिंग उसने दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात है दोस्तों कि अब जो सेना थी ना, जो उसकी सेना थी, वहाँ पर सैलरी का कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि आपको मंथली इतना पे किया जाएगा, और पे करने के लिए ऐसा कुछ उनका सिस्टम था नहीं। तो वो क्या सिस्टम, एक और सिस्टम लेके आता है। क्या सिस्टम लेके आता है वो? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा भी क्या है? इक्ता प्रथा वो लेके आया, कौन लेके आया? इल्तुतमिश लेके आया। इक्ता प्रथा में क्या होता था, जब उसकी सेना किसी दूसरे राज्य पर, दूसरे शासक पर आक्रमण करेगी और वहां से जो भी वहां की भूमि पर उसने कब्जा कर लिया या वहां से लूटपाट से जितने भी उसको धन संपदा मिली, उसका पूरा हकदार कौन होता था? उसकी आर्मी होती थी। और जो भूभाग उसने कवर कर लिया है, यानी कि एक देश उसने जीत लिया है। मान लो कि भारत अगर पाकिस्तान को जीत ले, ठीक है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक शासक छोड़ दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा? इख्तेदार। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए कि भारत का पाकिस्तान पे भी राज हो जाए, और पाकिस्तान पे जो भारत के लिए एक IAS ऑफिसर काम करेगा, वो क्या होगा? इख्तेदार होगा। उस IAS ऑफिसर को कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, यानी कि जो इख्तेदार होगा उसकी कोई सैलरी नहीं होगी। उसके अंडर जो भी एरिया आएगा, जो भी उसका राज्य होगा, वहां से वो टैक्सेशन वसूल करेगा और अपना रिवेन्यू जनरेट करेगा और अपने लोगों का पेट भरेगा। ऐसे काम करती थी इक्ता प्रथा, इसको कहा गया इख्तेदार। और ठीक है दोस्तों, ये था इक्ता प्रथा। और इस प्रोविंस को कहा गया इख्तेदारी। इख्तेदारी इस प्रोविंस को कहा गया, ठीक है, इख्तेदारी। और कुछ रह तो नहीं? हाँ, चंगेज खान के बारे में थोड़ा सा रह गया। चंगेज खान के बारे में मैं आपको बता दूं, चंगेज खान को मैं बता रहा था, बीच में रह गई थी बात, कि ऐसा रूलर था कि इसको पता था कि मेरी लाश को भी लोग नहीं छोड़ेंगे। इसने अपने जब ये मरने से पहले इसने अपने जो इसका सेनापति था उससे कह दिया था कि भाई जब मेरे को दफना के जो लोग आएंगे ना, तो जब वो दफना के वापस आ रहे होंगे सबको मार दियो। क्यों मार दियो? किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि चंगेज खान की कब्र कहाँ है, नहीं तो लोग कब्र से ही मेरी लाश को निकाल लेंगे। और आज भी हमें पता नहीं कि चंगेज खान की कब्र कहाँ है। इतिहासकार ढूंढ रहे हैं, इतिहासकारों को आज तक चंगेज खान की कब्र के, उसके मोन्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है कि उसको कहाँ दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमने और क्या पढ़ लिया है? इक्ता प्रथा को पढ़ लिया, इख्तियारी को पढ़ लिया है, और तुर्कानी चहलगानी को पढ़ लिया, यानी कि दल चालीसा को पढ़ लिया है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इल्तुतमिश पहला संवैधानिक सुल्तान था जिसको बगदाद के खलीफाओं ने सुल्तान की उपाधि दी। वास्तविक संस्थापक उसे दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? 1215 AD में यल्दोज और इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा। इसमें यल्दोज हार गया, इल्तुतमिश जीत गया, यल्दोज की डेथ होगी, ठीक है। 1221 AD में चंगेज खान आता है। किसके पीछे आता है? जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे आता है। जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे आता है, ठीक है दोस्तों। और वो मंगबरनी को साथ लेके वापस चला जाता है। सिक्के चलवाए, चांदी का टंका चलवाया, तांबे का जित्ता चलवाया, तुर्कानी चहलगानी बनाई और इक्ता प्रथा चलवाई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ही होता है, एक बार रब कर दो इसको। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद 1229 AD में क्या होता है? जिस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और मैं आपको ये बात शायद पीछे बताना भूल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव अपने नाम पर नहीं रखी, क्योंकि आपको लग रहा हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार ऐसा है, नहीं। उसने अपने जो उसका गुरु था
उसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा। उनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। क्या नाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे और इनके नाम पर कुतुब मीनार बनी 1229 एडी में। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाता है। कुतुब मीनार की जो टोटल हाइट है 73 मीटर्स, 73 मीटर की कुतुब मीनार है। इसको कैसे, कुतुब मीनार को क्यों बनवाया गया था? इसको एक ऊंची बिल्डिंग इसलिए बनवाया गया था कि इसके जो ऊपर वाला टॉप फ्लोर है ना, इस पे चढ़कर अजान दी जा सके, अजान देने के लिए। किस लिए बनवाया गया था? अजान देने के लिए बनवाया गया था। 1229 एडी में किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। स्थापना किसने की थी? कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? आप बताएं मेरे को। 1099 एडी में किसने इसकी स्थापना करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अजान देने के लिए इसको यूज किया जाता था। इसके बाद क्या होता है? ठीक है, ये 1231 एडी में कौन? इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से शिफ्ट कर देता है। कहां? दिल्ली। इसीलिए तो कहते हैं इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि पहले तो लाहौर सल्तनत होती तो। ठीक है, और क्या करता है ये? अपने सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद, उसका सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन महमूद। इसका नाम कम ही आता है हिस्ट्री में। सबसे इसका बड़ा बेटा था और ये कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इसकी मोन्यूमेंट, ठीक है, इसका मकबरा इसने बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में ही बनवाया। और उसको हम किस नाम से जानते हैं? सुल्तान गढ़ी के नाम से उस मकबरे को हम जानते हैं। 1231 में दो चीजें हुई। क्या हुआ? लाहौर से उसने अपने दिल्ली शिफ्ट कर लिया और उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की क्या बनवाई? उसने उसका मकबरा बनवाया और सुल्तान गढ़ी नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? 1231-32 की बात है। ठीक है, लाहौर से दिल्ली लाने की, राजधानी लाने की क्या कारण क्या थे? क्योंकि लाहौर एक कोने पे होता था, दिल्ली बीच थोड़ा सेंट्रलाइज था, बीच का एरिया था, वहां से शासन को अच्छे तरीके से संभाला जा सकता था। और क्या करना था? ग्वालियर में रिबेल्स हो रहे थे, वहां पे जो उसके गवर्नर्स थे वो रिबेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उनके बीच में वो खुद को सुल्तान से बगावत करने के मूड में थे। वो क्या करता है? ग्वालियर अभियान पे जाता है। ग्वालियर, और कौन से अभियान पर जाता है वो? कालिंजर अभियान पर। कालिंजर अभियान, ठीक है, ग्वालियर और कालिंजर के अभियान पे जाता है और दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है। किसके हवाले? अपने पुत्रों के हवाले। उसके 4 बेटे थे, तो उसके बेटों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो दिल्ली सल्तनत को संभाल सके। तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेट कौन करती है? उसकी बेटी। उसकी बेटी ने उस समय दिल्ली सल्तनत को एडमिनिस्ट्रेट करने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करने का काम किया। वहाँ पर शासन किसने चलाया? किसके? इल्तुतमिश के नाम पर उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने। सुल्तान क्यों कहा जाता है हम इसको भी पढ़ेंगे। रजिया ने, उसकी बेटी रजिया थी, उसने उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभाला। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? 1236 में एक किसी बीमारी के कारण इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डेथ कहाँ होती है? दिल्ली में। दिल्ली में ही इनकी क्या है? कब्र भी दिल्ली में ही है। ठीक है दोस्तों, हमने ये पढ़ा। और अभी क्या हुआ? 1236 में इसके बाद 1236 में इसके बाद क्या हुआ कि जैसे रजिया ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला तो इस बात से खुश हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने खुश होकर रजिया के नाम के सिक्के चलवाए और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे बाद इस शासन का जो उत्तराधिकारी है वो मेरी बेटी है। कौन है? रजिया। लेकिन रजिया सुल्तान गद्दी पर नहीं बैठती है।
गद्दी पर कौन बैठता है? इसका सबसे बड़ा बेटा रुकनुद्दीन शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन शाह जो कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा तो उसका एक्सपायर हो गया था। अब जो सबसे सेकंड बेटा था जीवित बेटों में से तो सबसे बड़ा था रुकनुद्दीन शाह, वो गद्दी पर बैठ जाता है, और जो उसकी वारिस थी जिसने वारिस घोषित किया था वो गद्दी पर नहीं बैठती है। रजिया सुल्तान पहले भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी थी, इसलिए लोगों में जान पहचान थी, लोग उसको पसंद भी करते थे। वो लोगों में जाती है, दिल्ली के लोगों के बीच में जाती है लाल पोशाक पहन के, और कहती है कि मेरे पिता ने तो मेरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो मेरा भाई कैसे बैठ गया। लोगों को इकट्ठा करती है और लोगों के साथ मिलकर उसी साल 1236 में रुकनुद्दीन शाह की डेथ हो जाती है, उसको मरवा देती है कौन? रजिया। इसके बाद गद्दी पर बैठती है रजिया, इसलिए उसको कहा गया है रजिया सुल्तान। यह पहली बार है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पर कोई महिला शासन कर रही है। अब दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन रही हैं? रजिया सुल्तान। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम में कि महिला शासक कौन थी दिल्ली सल्तनत की, एकमात्र थी, वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान उस समय आपको पता है कि पर्दा प्रथा बहुत थी, लेकिन रजिया सुल्तान मर्दों की पोशाक पहनती थी, और उसने पर्दा प्रथा को बिल्कुल दरकिनार करते हुए वो ओपन फेस से दरबार में जाती थी। और क्या था, उसके इस बिहेवियर से, उसके इस चाल चलन से वहाँ के मर्दों को बहुत दिक्कत होने लगी थी। इवन उसके ब्रदर्स को दिक्कत थी इस बात से। ठीक है दोस्तों, उसके ऐसे जो मर्द लोग थे उनके बीच में एक ऐसा सेल्फ ईगो हो गया था कि एक लेडी हमारे ऊपर राज कैसे कर सकती है। तो थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर ऐसा प्रोसेस चल पड़ा था उसको हटाने का। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान क्या करती है, दो लोगों को गवर्नर बनाया जाता है। एक तो था अल्तुनिया और दूसरा था एतगीन। अल्तुनिया को बनाया गया कहाँ का? बठिंडा का, और इसको बनाया गया बंदायूं का गवर्नर। गवर्नर कह सकते हो आप, इसको इख्तेदार भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अल्तुनिया को बठिंडा का और एतगीन को बंदायूं का गवर्नर नियुक्त करती है रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, और एक और बंदा था जो इस रजिया सुल्तान के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो कौन था? उसके घोड़ों की रखवाली करने वाला बंदा, उसकी घोड़ों की रखवाली करता था वो बंदा। कब से घोड़ों का काम देख रहा था? जब से कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े को उसने संभाला, और राजाओं के घोड़े को वो संभाल रहा था। उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था याकूत। याकूत एक अफ्रीकन था, अफ्रीकन गुलाम था, जिसे खरीद लिया था किसने? मुस्लिम्स ने, जो वहां दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कर रहे थे। इसलिए उसको कहा जाता है क्या? एक अफ्रीकन अबशी था वो। ठीक है, ये वर्ड क्या बताता है कि उसकी कैपेबिलिटी को बताता है कि वो एक आम इंसान नहीं था, आम इंसान से बहुत ज़्यादा पावर उसके अंदर थी। और ये लोग अपने जो अबशी लोग थे वो अपने उसका मालिक होता था उसके प्रति बहुत वफादार होते थे, और जो मालिक लोग थे वो इनको रखना बहुत पसंद करते थे क्योंकि ये पावरफुल होते थे, क्योंकि ये उसकी पावर का अच्छा खासा यूज किया जाता था। वो इतना पुराना था, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से याकूत की पोजीशन रजिया सुल्तान के समय में इम्प्रूव हुई, और वो बन गया रजिया सुल्तान का क्या? मुख्य सलाहकार। मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है याकूत को। चूंकि ये मुख्य सलाहकार था तो दरबार में हर समय याकूत किसके साथ पाया जाता था? रजिया सुल्तान के पास पाया जाता था। ठीक है दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि याकूत और रजिया सुल्तान के बीच में प्रेम संबंध था।
लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं मानते, ये वह इस बात का खंडन करते हैं। उस समय पे जो लोग थे वो ऐसे लोग थे कि उनको ऐसे महिलाएं देखी नहीं थी कि जो ओपन माइंडेड थी और पर्दा प्रथा नहीं करती थी। और हमारी रजिया सुल्तान जो थी वो ओपन माइंडेड एक लड़की थी, और वो ऐसे मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं समझती थी, ओपन माइंडेड थी। जैसे अभी आप रहते हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ बातें करती थी, मर्दों के साथ बातें करती थी। याकूत उसका पर्सनल यानी कि मुख्य सलाहकार था, उसके साथ थोड़ा क्लोज थी। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और काफ़ी कहानियाँ इसके ऊपर बनी हैं। ठीक है दोस्तों, यह बात इसके भाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका भाई क्या काम करता है, अल्तुनिया के साथ डिस्कस करता है, अल्तुनिया के साथ एक प्लान बनाता है। अल्तुनिया के साथ प्लान बनाकर वो क्या करता है कि कहता है एक काम कर यार, तू कुछ ना कुछ कर और इसका सिस्टम बना। वो क्या करता है, अल्तुनिया बठिंडा का वो गवर्नर था, वहाँ पे वो क्या कर देता है, बगावत छेड़ देता है कि मेरा राज्य तो अब मैं खुद संभालूंगा, मैं दिल्ली सल्तनत से कुछ नहीं जानता। और इस तरफ जो उसका ब्रदर था बहराम शाह को बहुत दिक्कत हुई और वो क्या करता है, बहराम शाह उसका कौन था, भाई था बहराम शाह, इसका भाई था रजिया सुल्तान का भाई था बहराम शाह। इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अल्तुनिया के साथ प्लान बनाता है, अल्तुनिया कर देता है बगावत, और इस बगावत को दबाने के लिए रजिया सुल्तान याकूत के साथ अपनी सेना लेकर बठिंडा यानी कि पंजाब की तरफ बढ़ती है हमला करने के लिए। लेकिन जो बहराम शाह था इसके प्लान्स कुछ और ही थे। इसकी सपोर्ट थी किसको, अल्तुनिया को। इस वजह से अल्तुनिया यह युद्ध जीत जाता है। यह युद्ध जीतने के बाद वह सबसे पहला काम क्या करता है, वो याकूत की डेथ करवाता है, याकूत को मार देता है। अब याकूत और जो रजिया सुल्तान के रिश्ते थे, इब्न बतूता एक फॉरेन राइटर थे, वो भी ये लिखते हैं कि इनके जो संबंध थे वह सामाजिक रूप से सही नहीं थे, क्योंकि उस समय समाज एक ओपन माइंडेड लेडी को फेस नहीं करना चाहता था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है दोस्तों, वो भी इसके बारे में यही लिखते हैं। और इसकी डेथ हो जाती है, किसको मारता है, याकूत को मार देता है। याकूत को मारने के बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया जाता है। अब अल्तुनिया के अपने प्लान थे, अल्तुनिया भी नहीं चाहता था कि मैं अब किसके अंडर काम करूं, बहराम शाह के अंडर काम करूं। अल्तुनिया चाहता था कि किंग कौन हो, सुल्तान कौन बने, मैं बनूं। अल्तुनिया इसी वजह से रजिया सुल्तान की आगे दो ऑफर रखता है, कहता है एक आप दो काम कर सकते हो अगर आपको रिहा होना है तो। पहला उसको चॉइस वो देता है कि आप मेरे को दिल्ली सल्तनत सौंप दीजिए सीधे सीधे, अगर नहीं सौंप सकते तो दूसरा काम आप कर सकते हो कि आप मेरे से शादी कर लीजिए। अब दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो, शादी करेगा तो भी दिल्ली सल्तनत उसी को मिलनी है, और अगर उसको सल्तनत दे ही देती है तो उसकी हो ही गई। ठीक है, अब ये जो सारी बातें हो रही थी, ये सारी बातें किसको पता लग गई थी, उसके भाई बहराम शाह को। इसी बीच बहराम शाह और रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है, उसे शादी के लिए यहाँ कर देती है और उनकी शादी हो जाती है। शादी करके वो वापस आ रहे होते हैं कहाँ, दिल्ली से। यह बात पता लग गई थी बहराम शाह को, और बहराम शाह क्या करता है, अपनी दल चालीसा को, इसी बीच क्या होता है कि जो बहराम शाह है ना वो गद्दी पे बैठ गया है। अब वो वहाँ अटैक करने गई है, वो हार गई है और उसको बंदी बना लिया गया है। अब उसको देख के उसको प्लानिंग तो सारी थी ही, इसी बीच वो खुद को सुल्तान घोषित कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। अब गद्दी पर बैठने से क्या हुआ, जो दल चालीसा थी वो उसके अंडर आ गई। अब उसको पता लग गया कि रजिया सुल्तान यानी कि मेरी बहन आ रही है, उससे शादी करके आते ही मेरी प्रॉपर्टी जाएगी। दल चालीसा को भेज देता है। पंजाब से आ रहे होते हैं दिल्ली की तरफ, बीच में आता है हरियाणा। हरियाणा के कैथल जिले में वो अपना कैंप लगाकर रेस्ट कर रहे होते हैं रात के समय। कौन, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया। उस समय दल चालीसा उनको घेर लेती है। ठीक है, और अभी बॉलीवुड में गाना चल रहा है कि रजिया गुंडों में फंस गई। उस समय क्या हुआ था, दल चालीसा ने रजिया को चारों तरफ से घेर लिया था और रजिया फंस गई थी गुंडों में। गुंडे कौन थे, दल चालीसा।
ठीक है। और उसी जगह कैथल में ही अल्तुनिया और हमारी रजिया सुल्तान दोनों को मार दिया जाता है, और उन दोनों की कब्र कहाँ है? कैथल जिले में, हरियाणा के कैथल जिले में वो भी है। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान की यहां से डेथ हो जाती है, और अब शासन कौन करता है? बहराम शाह। ठीक है, अब बहराम शाह ये देखता है कि यार अब मैंने अगर सुल्तान को मरवा दिया, और अब मैं सुल्तान में हूं, कल को ऐसा ना हो कि कोई मेरे को ही मरवा दे, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करता है? वो एक पोस्ट क्रिएट करता है। एक मिनट बोर्ड को रब करता हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगा। तो हमने पढ़ा कि रजिया सुल्तान की डेथ कैसे हुई थी और उसका मकबरा कहाँ है, और उसके बाद शासन करता है उसका भाई बहराम शाह। कब शासन करता है? 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है दोस्तों, 1240 से इसका राज स्टार्ट हुआ है, मतलब रजिया सुल्तान की डेथ कब हुई थी? 1240 में। ठीक है, 1240 में इसकी रजिया सुल्तान की डेथ हो गई थी, बहराम शाह गया 1240 से 1242 तक। जब इसको पता है कि जब दल चालीसा ने, मैंने दल चालीसा की मदद से सुल्तान को मरवा दिया, तो मेरे को भी कोई मरवा सकता है। ठीक है, तो ये एक पोस्ट क्रिएट करता है, और इस पोस्ट का क्या नाम करता है, क्या नाम रखता है? नायाब ए मुमलकात। नायाब ए मुमलकात। नायाब ए मुमलकात ये पोस्ट थी, एक नई पोस्ट थी, और इस पे सबसे पहले किसको रखा गया? एतगीन को। एतगीन कौन था? बंदायूं का इक्तेदार था। बंदायूं का इक्तेदार था। ठीक है, और इसको एक इक्तेदार किसने बनवाया था? रजिया सुल्तान ने बनवाया था। ठीक है, नायब ए मुमलकात का क्या काम होता था? यह दल चालीसा का लीडर था, लीडर ऑफ दल चालीसा। ठीक है, दल चालीसा का ये लीडर था, और इसके कहने से ही दल चालीसा चलती थी, और ये इस ऐसे बंदे को लीडर बनाना चाहता था जो मेरा खास हो, यानी कि सुल्तान का खास हो। बहराम शाह ये सोचता है कि मेरा खास ही इसको लीड करेगा, दल चालीसा को, इससे मैं सेफ रहूंगा। ठीक है दोस्तों, वो ये काम करता है। और क्या काम करता है बहराम शाह? बहराम शाह का शासन ज्यादा नहीं चलता, 1240 से 1242 तक। इसी के ब्रदर रुकनुद्दीन का बेटा मसूद शाह, इसके चाचा का बेटा, सॉरी इसका कजन, कौन? रुकनुद्दीन का बेटा मसूद शाह का बेटा मसूद शाह क्या करता है? बहराम शाह को मरवा देता है। कब? 1242 एडी में, और खुद बैठ जाता है गद्दी पर। बहराम शाह के समय में एक काम और हुआ था। क्या हुआ था? मंगोलों का दिल्ली पर सेकंड अटैक, फर्स्ट अटैक। दिल्ली पर ये फर्स्ट अटैक था, और ये भारत पर सेकंड अटैक था। अब तक तो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया ही नहीं था। ठीक है, पहला हुआ था मंगोलों का दिल्ली पर आक्रमण, और दूसरा था किस पर? भारत पर। ठीक है, और इस युद्ध में बहराम शाह जीत गया था, लेकिन बहराम शाह को रुकनुद्दीन के बेटे मसूद शाह ने मरवा दिया था। और क्या हुआ? 1242 एडी में बैठा शासन गद्दी पर कौन? मसूद शाह। ठीक है, लेकिन मसूद शाह का भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला, मसूद शाह को भी मरवा दिया। किसने मरवाया? नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद ने इसको मरवा दिया, और कब मरवाया? 1246 एडी में। नसीरुद्दीन महमूद 1246 एडी मरवा देता है इसको। ठीक है, और क्या करता है? जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का ही एक गुलाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? बलबन। बलबन नाम का व्यक्ति इल्तुतमिश का ही एक गुलाम हुआ करता था। यह बलबन की पोस्ट को ऊपर लेके आता है और इसको बनाता है अपना वजीर। यह बलबन को अपना
वजीर घोषित कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके राज में, नसीरुद्दीन के राज में, नाम तो नसीरुद्दीन का चल रहा था लेकिन राज कौन कर रहा था? गियासुद्दीन बलबन। वर्चुअली राज कर रहा था बलबन। कैसे? नाम तो उसका चलता था, वो अपनी अलग ही मस्तियों में लीन रहता था और बलबन उसके बदले एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। वहां की शासन प्रथा को, शासन को पूरा संभाल रहा था कौन? बलबन। और यह कब तक चलता है दोस्तों? यह चलता है 1265 तक। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। ठीक है, तब तक ये वेट करता है कि मेरी बारी कब आएगी। तब तक तो नसीरुद्दीन का खास रहता है और 1265 में गियासुद्दीन बलबन बैठता है दिल्ली सल्तनत के तख्त पर। और यह भी काफी काम करवाएगा। क्या क्या काम करवाए इसने? यह एक क्रूर शासक माना जाता है। इतिहासकार इसको एक क्रूर शासक बताते हैं किसको? बलबन को। इसने कई काम किए अपने राज में। ये क्या करता है? यह दो चीजें करता है। एक तो ये क्या करता है? पाइबोस और सिजदा प्रथा शुरू करता है। पाइबोस क्या था? पाइबोस का मतलब है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। अब कोई सुल्तान से मिलने आएगा तो उसको पाइबोस करना पड़ेगा, यानी कि सुल्तान के पैर चूमने पड़ेंगे और पाइबोस करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करता था? सिजदा, इसने सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा यानी कि सुल्तान के आगे सर झुकाना, सजदा करना। ठीक है दोस्तों, इसने और क्या काम किए? एक बार इसको रब कर लेते हैं फिर आगे बताऊंगा। और क्या काम करवाता है दोस्तों बलबन? गियासुद्दीन बलबन और क्या काम करता है? जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो क्या करता है? दल चालीसा को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है? उसने सोचा ये सबसे जो बड़ी समस्या है ना वो दल चालीसा ही है। इस दल चालीसा को खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म किया? एक मिशन पे भेजा दल चालीसा को कि बजाओ ये कोई XYZ काम ये करके आओ। ठीक है, और पीछे से भेज दिया सेना को, भेजाओ दल चालीसा को मार दो। दल चालीसा को उस मिशन पे भेज के दल चालीसा को मरवा दिया। ठीक है, एक फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। किसने शुरुआत की? बलबन ने। आपने पढ़ा था किसको? हजरत मोहम्मद को। ठीक है, ये कहता है कि हजरत मोहम्मद का मैं ही अवतार हूं, मतलब सेकंड पोजीशन मेरी है। किसके बाद? हजरत मोहम्मद को। और वो क्या कहता है? जिल्ले लाही खुद को। जिल्ले लाही यानी कि लाइट ऑफ गॉड। एक सुल्तान गॉड की लाइट है, उसके द्वारा दिया गया एक उसके द्वारा ही भेजा गया एक दूत है जिल्ले लाही, यानी कि मैं सुल्तान हूं। और क्या करता है? वो लोह व रक्त की रणनीति अपनाता है। लोह व रक्त की रणनीति अपनाता है। लोह व रक्त की रणनीति से मतलब है कि जिस भी बंदे ने, जिस भी व्यक्ति ने उसको डिसएग्री किया, उसकी बात नहीं माननी या उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, उसने उसको लोहा दिखाया यानी कि तलवार दिखाई। और तलवार से क्या किया? उसका रक्त बहाया यानी कि उसको मार दिया। गर्दन काट दी जाती थी, तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाती थी। लोह और रक्त की रणनीति चलाने वाले सबसे पहले जो बंदे थे वो उनका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने सबसे पहले लोह और रक्त की रणनीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, ये काम किए बलबन ने। इसी बीच क्या होता है? मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है, थर्ड अटैक ऑफ मंगोल्स। मंगोलियंस का तीसरा अटैक, दिल्ली सल्तनत पर सेकंड। ठीक है, इस युद्ध को लड़ता है कौन? हमारा बलबन। और बलबन के साथ उसका पुत्र लड़ता है जिसका नाम होता है शहजादा मोहम्मद। इस युद्ध में बलबन यह युद्ध तो जीत जाता है लेकिन अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को खो देता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। अब बलबन अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था उससे,
कि वो उसकी डेथ को झेल नहीं पाता और डिप्रेशन में आके, यानी कि पुत्र वियोग की डिप्रेशन में आके अपनी जान दे देता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बलबन कैसे मरा, तो बलबन पुत्र वियोग में मरा, मर गया। ठीक है दोस्तों, दोनों को दफनाया कहाँ गया? महरौली में। महरौली कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? महरौली में। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हैं। बलबन पुत्र वियोग में मारा गया। अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि ऐसा दिल्ली का कौन सा शासक था जो पुत्र वियोग में मारा गया, तो उत्तर होगा बलबन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? बलबन का एक पुत्र तो मारा गया और जो उसका दूसरा बेटा था, यानी कि बुगरा खान, उसको इनविटेशन भेजा जाता है कि भाई आजा, तेरी फैमिली के लोग मारे गए हैं, आके तेरी सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत को संभाल ले। लेकिन जो बुगरा खान था ये अपनी धुन में मगन था। बंगाल और बिहार पे इसका उस समय शासन चलता था और ये उसी को प्राथमिकता देता है कि मेरे लिए तो बंगाल और बिहार ही काफ़ी हैं, मैं दिल्ली सल्तनत को नहीं संभालूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है बलबन का एक पोता, यानी कि उसका ग्रैंडसन, उसका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद नाम का उसका एक ग्रैंडसन था, उसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया जाता है और वो महज 17 वर्ष का था। ठीक है दोस्तों, 17 वर्ष की उम्र में कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन 17 वर्ष की उम्र में उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने का, और ना ही वो इतना उसका कैपेबल था, दिल्ली सल्तनत को संभालने का कैपेबल नहीं था। यहाँ से जो हमारा गुलाम वंश है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उनके पास अब शासक ही नहीं है शासन करने के लिए। ये अपना वजीर रखता है एक बंदे को, ये अपना वजीर रखता है एक बंदे को जिसका नाम था, नाम से पहले मैं उसका थोड़ा सा पीछे का बता देता हूँ क्या था। वो अफगानिस्तान के एक कबीले का सरदार था और उसका नाम था मलिक फिरोज था। ठीक है दोस्तों, मलिक फिरोज व्यक्ति था जिसने कैकुबाद का वजीर बना। कैकुबाद 17 साल की उम्र में बादशाह बन गया और इसका राज सिर्फ 3 साल ही चलता है। 3 साल ही राज्य करने के बाद इसको आ जाता है लकवा। ठीक है दोस्तों, लकवा इतना मार गया था, अब इसको 3 साल ही इसने राज किया, 3 साल बाद ही इसको लकवा मार जाता है। और लकवा मारने से क्या होता है दोस्तों, इसकी ये कैपेबल नहीं रहता, दिल्ली सल्तनत पे राज करने की कैपेबल नहीं रहता है। और फिर क्या करते हैं कि कैकुबाद के पुत्र कैमुर्स को दिल्ली सल्तनत का राज्य सौंप दिया जाता है। ये लकवा मारने की वजह से, अपंग होने की वजह से अब सुल्तान की गद्दी पर बैठ नहीं सकता था। और अब इसके बाद इसके पुत्र कैमुर्स, अब कैमुर्स के बारे में आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का था। 3 साल का लड़का कैमुर्स सुल्तान बन गया था। अब कैमुर्स तो एक बच्चा था, उसको तो कुछ भी नहीं पता था। उसका वजीर में मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज यहाँ आते आते मलिक फिरोज के मन में अब सत्ता का मोह आ गया था। वो सोच रहा था कि अब मैं वजीर ही नहीं करूंगा, मैं तो सुल्तान बनूंगा। यह बंदा कैमुर्स की हत्या कर देता है। कैमुर्स की हत्या करने के बाद मलिक फिरोज ही अगला सुल्तान बनता है, और वो मलिक फिरोज के नाम से सुल्तान नहीं बनता दोस्तों, यह बनता है जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से यह दिल्ली का तख्त संभाल लेता है और यहीं से स्टार्ट होती है क्या, हमारी खिलजी वंश की शुरुआत कहाँ से होती है, जलालुद्दीन खिलजी वंश से। और जो गुलाम वंश का सबसे आखिरी शासक था वो था कैमूर। ठीक है दोस्तों, अब मैं ब्रीफली आपको पूरा एक बार मोटे मोटे बातें जो थी इसमें मैं आपको बता देता हूँ वो क्या थी। इस वीडियो में हमने दोस्तों, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश को पढ़ा। सबसे पहला जो गुलाम वंश का शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने लोदी की मृत्यु 1206 से लेकर अपनी मृत्यु 1210 तक राज किया। इसके बाद आया इसका पुत्र आराम शाह, जो खुद को इसका क्या बताता था, वारिस बताता था। उसका राज 1 साल ही चला, 1 साल भी पूरा नहीं चला। इसके बीच ही इसके दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने इसके ऊपर युद्ध कर दिया। जुड़ का उसे युद्ध कहते हैं, और आराम शाह को मार दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। 1211 में इल्तुतमिश बैठता है 1236 तक दिल्ली सुल्तनत की गद्दी पर। ये क्या करता है, यह कुतुब मीनार को पूरा करवाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है दोस्तों, 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और रुकनुद्दीन बैठता है गद्दी पे। रुकनुद्दीन को इल्तुतमिश घोषित नहीं करता अपना उत्तराधिकारी, वो घोषित करता है रजिया सुल्तान को। इसीलिए रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन की 1236 में ही डेथ हो जाती है रुकनुद्दीन की, उसको रजिया सुल्तान मार देती है और 1240 तक उसका राज चलता है। 1240 में बहराम शाह दल चालीसा की मदद से रजिया सुल्तान और किसका कत्ल कर देता है, अल्तुनिया का कत्ल कर देता है हरियाणा के कैथल में। बहराम शाह को मरवा देता है 1242 में मसूद शाह, और 4 साल तक राज करता है मसूद शाह। मसूद शाह को मरवा दिया नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद इसको मरवाने के बाद बलबन को अपना प्रधानमंत्री यानी कि वजीर घोषित कर देता है, और महमूद के नाम पर राज कौन करता है, बलबन राज करता है। महमूद तो सिर्फ नाम का ही था, राज किसने किया, बलबन ने किया। 1265 में जब नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है तो किसका शासन आता है, बलबन का। बलबन 1265 से लेकर 1287 तक राज करता है, और बलबन पुत्र वियोग में मारा जाता है, क्योंकि जो उसका पुत्र था कौन, शहजादा मोहम्मद, वो मारा जाता है मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए। ठीक है, तो इसके बाद बलबन के दूसरे पुत्र से पूछा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है, वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो उसके पोते कैकुबाद जो 17 साल का था उसको गद्दी पर बैठा जाता है। उसका 3 साल ही राज चलता है और उसका क्या होता है, उसको लकवा मार जाता है। उसको लकवा होने के बाद 3 साल के कैमूर को गद्दी पर बैठाया जाता है। 1290 में उसको बैठा जाता है, और 1290 में ही उसका वजीर मलिक फिरोज उसकी हत्या कर देता है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना करेगा। हमने कैमूर तक पढ़ा है, हमने गुलाम वंश को पूरा पढ़ लिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए दोस्तों, आप अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम पढ़ते हैं खिलजी वंश को, जो स्टार्ट होता है कब से, 1290 AD से।